बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है ट्रांसफार्मर। और इस आर्टिकल में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। स्टूडेंट, हम इसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, इसको पूरी डिटेल में, मतलब इसका जो एनर्जी लॉसेस है वो यहाँ आज इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम ट्रांसफार्मर की तरफ। स्टूडेंट, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? जी शाबाश। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जी से डिफाइन करना है। ये एक डिवाइस है स्टूडेंट। ये क्या है जी? ये डिवाइस है यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन alternating EMF और वोल्टेज। ले जी, डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर है कि ये किस वाली को करती है। ये अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज को क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। सो इट डजंट वर्क ऑन डीसी पे वर्क नहीं करता ये। ठीक है जी। प्रिंसिपल क्या है जी इसका? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है जी? एक कॉइल में फ्लक्स की चेंज अगर नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस कर दे या ईएमएफ इंड्यूस कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। चलें जी, एक और चीज़ इसमें, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो क्या है जी? वो है जी इसकी इनपुट पावर हमेशा इक्वल होती है किसके? आउटपुट पावर के। जो पी इनपुट होगी पावर वो हमेशा इक्वल होगी किसके? पी आउटपुट के। सो ये पावर इसकी क्या करता है? मेंटेन रखता है। आगे हम बात करते हैं जी इसकी सिंबल की। इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है जी स्टूडेंट्स? दिस इज इट्स इलेक्ट्रिकल सिंबल। बीच में दो लाइनें होती हैं जो किसको शो करती हैं? इसकी कोर को। और अगर ये लाइनें ना हों तो ये कोर एब्सेंट है, एयर कोर है। अभी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है? इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो देखें स्टूडेंट, इसमें दो कॉइल्स हैं। किस तरह से जोड़े जाते हैं कॉइल? देखें स्टूडेंट, इसमें ना एक कोर होती है। कोर के ऊपर हम क्या करते हैं जी? कोर है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक शीट जोड़ी जाती है, एक शीट ली जाती है, फिर उसके साथ बीच में इंसुलेशन लगाई जाती है, फिर दूसरी शीट जोड़ी जाती है, फिर इंसुलेशन लगाई जाती है, फिर तीसरी शीट। तो इस तरह बहुत सारी शीट्स जोड़ के ना इसकी कोर बनाई जाती है। और हर दो शीट्स के दरमियान क्या होती है? इंसुलेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से बनता है कि कोर ऐसे बनाई जाती है स्टूडेंट के एक आयरन शीट लगाई गई है, इसके बीच में क्या आई है जी? इंसुलेशन आई है। फिर इसके बाद दूसरी शीट लगाई गई है, फिर इसके ऊपर जी तीसरी शीट लगाई गई है स्टूडेंट्स। ये मुख्तलिफ शीट्स जो है ना वो लगाई गई हैं। और हर दो शीट्स के दरमियान स्टूडेंट क्या लगाई जाती है? इंसुलेशन लगाई जाती है। यहाँ पे फिर एक शीट लगाई गई है, तो
इनके बीच में यहाँ पे इंसुलेशन होती है, बहुत सारी शीट्स जोड़ के ये इस तरह बनाया जाता है। उस इंसुलेशन की वजह मैं बताऊंगा आगे, वो होती है किस लिए लगाई जाती है कि यहाँ पे एडी करंट्स ना फ्लो कर सकें। इलेक्ट्रिकली ये शीट्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, इलेक्ट्रिकली ये शीट्स आपस में जुड़ी हुई नहीं, हर दो के बीच में क्या होती है, इंसुलेशन होती है, यहाँ से करंट यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, फिर क्या किया जाता है जी, इसके ऊपर इधर एक प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, एक प्राइमरी कॉइल, और दूसरी तरफ क्या होता है जी, एक सेकेंडरी कॉइल वाइंड किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो इनपुट अप्लाई करते हैं जिसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। ये वो वोल्टेज दे दी आपने जिसको एसी वोल्टेज दे दी जिसको स्टेप अप करना था। स्टूडेंट ऑफ कोर्स जब ये वोल्टेज जाएगी तो वेरिएबल इसकी वोल्टेज अगर देखें तो ये एसी है, ये इस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो जब इसमें से गुजरेगी तो इस कॉइल के अंदर क्या आएगा, एक फ्लक्स चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आएगा, फैराडे लॉ कहता है जी ये जो फ्लक्स है, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इस फ्लक्स की चेंज की वजह से, यहाँ पे जो ईएमएफ आएगी उसको हम कह देते हैं जी, वो क्या है जी, वी प्राइमरी है। जो हमने इनपुट दी है, इनपुट साइड क्या है, ये प्राइमरी कॉइल है, और स्टूडेंट ये क्या है जी, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो Vp जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी जी NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक, नेगेटिव साइन होता है इसके साथ। अच्छा, अब ये जो फ्लक्स इसके अंदर आएगा, वेरिएशन क्यों आएगा, क्योंकि आपने एसी करंट दिया है, एसी करंट कॉइल में से पास करे तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स चेंज। अब वो फ्लक्स चेंज कहाँ आएगी, वो कोर के अंदर आएगी ना। ये कोर क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मतलब आयरन की है, आयरन की है, तो अगर फ्लक्स चेंज यहाँ आई है तो वो पूरी कोर में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। फ्लक्स चेंज क्या करेगी जी, पूरी कोर में ही ट्रैवल करेगी इस तरह से। जब स्टूडेंट पूरी कोर में ट्रैवल करेगी तो वो फ्लक्स की चेंज जो है वो इस कॉइल में से भी पास करेगी, तो इधर क्या इंड्यूस कर देगी, वो ईएमएफ। तो वो ईएमएफ जो यहाँ हम आउटपुट पे लेंगे स्टूडेंट, वो क्या होगी, वो होगी आपकी वी सेकेंडरी, और जितनी इधर इंड्यूस थी उतनी ही उधर होगी, बट जब हम आउटपुट पे लेंगे तो वो इसके क्या आएगी, अपोजिट आएगी। तो वी एस किसके इक्वल आ जाएगी, वो भी आ जाएगी जी एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई दोनों तरफ सेम है क्योंकि जितना फ्लक्स चेंज इधर है उतना ही फ्लक्स चेंज इधर है, तो इंड्यूस इसमें होगी वो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं ये इंड्यूस थी, तो जब बात करेंगे कि प्राइमरी, ये प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पे जो इंड्यूस है वो इसको अपोज कर रही होती है, इसलिए साइन यहाँ से खत्म हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आ जाता है किसके जी, एन एस ओवर एन पी के, क्योंकि फ्लक्स चेंज दोनों तरफ सेम है तो ये कट जाते हैं, तो ये एक आपकी ट्रांसफार्मर इक्वेशन बन जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, या स्टूडेंट हम इसे क्या कहते हैं, टर्न रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्न रेशो। स्टूडेंट इसे क्या कहेंगे हम, टर्न रेशो भी कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहेंगे। अब आप देखें ज़रा स्टूडेंट, इसमें से हम देखते हैं अगर वी एस ओवर वी पी की हम बात करते हैं कि ये इक्वल है एन एस ओवर एन पी के, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन। अगर मैं कहता हूँ एन एस ग्रेटर देन है एन पी से, तो ऑफ कोर्स वी एस भी ग्रेटर होगा किससे, वी पी से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा जी, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर स्टूडेंट एन पी ग्रेटर है किससे, एन एस से, तो इधर वी पी ग्रेटर हो जाएगा किससे, वी एस से, तो ये क्या होगा, ये स्टेप डाउन होगा ट्रांसफार्मर। तो इफ यू वांट टू मेक अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आपने क्या करना है, इसके टर्न कम रखने हैं इसके ज़्यादा। अगर आप कहते हैं स्टेप अप, तो इसके टर्न ज़्यादा और इसके टर्न क्या है, कम रखने हैं आपने। अच्छा, हमने यहाँ लिखा है कि इसकी पावर जो इनपुट की है वो इक्वल होती है किसके, पी आउट के। पी इनपुट देखें तो ये क्या है, इनपुट पे करंट जो चलेगा वो क्या होगा, प्राइमरी करंट होगा जी, आई पी। इधर करंट जो चलेगा वो क्या होगा जी, आई एस। क्या आएगा, पी इज इक्वल टू
आई पी वी पी और ये आई एस वी एस भी आउटपुट पे करंट पावर क्या होगी इन दोनों का प्रोडक्ट और इनपुट पे पावर क्या होगी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम वी एस ओवर वी पी कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है आई एस ओवर आई पी के कैलकुलेट आ जा सॉरी आई पी ओवर आई एस के इक्वल आ जाता है। अब अगर हम इक्वेशन 1 अपनी जो है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ इसके साथ तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है वी एस ओवर वी पी जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा एन एस ओवर एन पी के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आई पी ओवर आई एस के। तो देखें बैक वक्त ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसका करंट क्या हो जाएगा कम क्योंकि वोल्टेज और करंट क्या है कम। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर step up if transformer step up voltage तो ये क्या करेगा step down the it will step down the current यानी अगर ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है तो करंट को क्या करेगा ये स्टेप डाउन करेगा। क्या करेगा ये करंट को स्टेप डाउन करेगा। स्टूडेंट किस तरह से देखें आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके साथ रेलेवेंट करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सो अगर एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वो वोल्टेज के लिए स्टेप अप है करंट के लिए क्या हो जाएगा वो स्टेप डाउन। अच्छा जी क्वेश्चन करते हैं हम इससे रेलेवेंट कुछ। इफ 220 AC is applied on input of a step down transformer, what will be its output if turn ratio is 200। जी इसको सॉल्व करें ये एमसीक्यू बनता है। तो देखें हमारे पास फार्मूला है जी वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। स्टूडेंट एन एस ओवर एन पी टर्न रेशो दी हुई है कितनी है 200 है। वी एस ओवर वी पी क्या निकालना क्या है हमने निकालना है वी एस वी पी भी गिवन है कितना है ये है जी 220। तो वी एस जो है जी वो कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 220। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा इतने वोल्ट आपके पास ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि ट्रांसफार्मर से रेलिवेंट क्वेश्चन एक और करते हैं। इफ पी पावर is applied to input of an ideal transformer, the output power will be A P B P by 2 C greater than P डेल्टा P by 4। तो यू नो स्टूडेंट हमने कहा था कि इनपुट पावर इक्वल होती है किसके आउटपुट पावर के किस केस में आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। सो इसलिए इसकी आउटपुट भी कितनी होगी ये। फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट्स क्या होगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में जो P आउट है वो हमेशा लेस होगी किससे P इन से। किस वजह से ड्यू टू पावर लॉसेस क्योंकि पावर क्या करती है लॉस कर जाती है। किस वजह से देखें यहाँ पे इधर जब मैग्नेटिकली यहाँ पे एक सिस्टम होता है तो कुछ एनर्जी यहाँ लॉस करती है जिसकी वजह से इनपुट पावर से आउटपुट पावर क्या हो जाती है कम। अच्छा ये जो दोनों कॉइल हैं ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल बोथ आर मैग्नेटिकली लिंक। मैग्नेटिकली ये क्या है जी लिंक्ड है।
इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, यानी अगर आप कहें कि इस वायर में जो करंट चल रहा है क्या कोर के जरिए वो करंट यहां जाता है, नो, कोर के जरिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी इधर से इधर कैसे ट्रांसफर होती है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये क्या है जी, इलेक्ट्रिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिकली, ये दोनों कॉइल क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। इलेक्ट्रिकली इन कॉइल्स का कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये इधर से इधर जो पावर ट्रांसफर कर रहा है वो किस वाया किसके थ्रू कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कैन आल्सो बी यूज फॉर, ट्रांसफार्मर कैन आल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस के लिए भी हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज है, एक और कर लेते हैं। द प्राइमरी करंट in a step up transformer is 10 ampere. What is its output current if turn ratio is 100। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन में करंट का और टर्न रेशो का भी रिलेशन है। तो ये क्या आएगा जी, आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। अब आई पी दिया हुआ है कितना है, व्हाट इज दिस, इनपुट है, आई पी है तो ये 10 है, आई एस है, और ये कितना दिया हुआ है 100। तो स्टूडेंट आई एस कितना आ जाएगा, सेकेंडरी करंट कितना आ जाएगा 10 ओवर 100। तो ये कितना आ गया जी, 0.1 एम्पेयर आ गया। देखें स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर था, तो स्टेप अप ने वोल्टेज को स्टेप अप करना है, करंट देखें क्या हो रहा है, स्टेप डाउन, क्योंकि देखें आई एस 0.1 है, कम हो गया है, और आई पी कितना है 10 है, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर जो है इसमें आपके पास जो कोर यूज की जाती है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्मली आयरन। सॉफ्ट मैग्नेटिक, अगर हार्ड मैग्नेट यूज करेंगे ना तो बहुत सारी एनर्जी उसको मैग्नेटाइज करने में यूज हो जाएगी, वो मैग्नेटिक लॉसेस में, वो इसके अलग सेपरेट है, तो वो नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो कोर है, एक तो इसकी हर स्ट्रिप के बिटवीन आइसोलेशन होती है। आइसोलेशन क्यों होती है, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई करंट फ्लो ना कर सके, इस तरफ को करंट, नो करंट, ऐसे करंट नहीं फ्लो करेगा कोई भी, ठीक है। आइसोलेटेड शीट से ये एक कंप्लीट रॉड नहीं होती, बल्कि शीट से मिलकर बनाई हुई होती है, ठीक है। तो डिफरेंट शीट्स हैं जिनसे ये मिलकर बनाई जाती है। इसकी इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल होती है। ये किसके ऊपर, डीसी क्यों नहीं काम करता, भाई डीसी अप्लाई करेंगे ना तो डीसी जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना नहीं शो करता। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना कौन शो करता है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो एसी अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट करता है, वेरिएबल वोल्टेज। सो डीसी अप्लाई कर दें, अगर सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, यहां मैं क्या करता हूं जी, इस जगह पे इधर मैं क्या करता हूं, कोई डीसी सोर्स लगा देता हूं और आपसे वो आउटपुट पूछता हूं। डीसी सोर्स लगा दिया मैंने ये, और आपसे पूछता हूं आउटपुट बताएं, आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि डीसी यहां म्यूचुअल इंडक्शन नहीं करेगा, फ्लक्स लिंकेज नहीं आएगी, और इधर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी। यहां मैं कोई सेल लगा देता हूं, डीसी सेल, तब भी आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। सो अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट पे कोई डीसी सोर्स लगा हुआ है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। सिर्फ ये वर्क करता है किसके ऊपर, एसी पे। क्यों एसी पे वर्क करता है, क्योंकि एसी ही म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना शो करता है, ठीक है स्टूडेंट।
तो इससे बाद आप इसका टेस्ट अटेम्प्ट करें, और पेड कंटेंट के लिए आप स्टार्स के ई लर्निंग ऐप को जो है वो उसके अंदर लॉगिन लें उसका, और आप पूरा एंट्री टेस्ट वहाँ इंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।